नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जनवरी से जून 2026 तक के टॉप आरबीआई सर्कुलर्स, मास्टर डायरेक्शंस और बैंकिंग अवेयरनेस को कवर करेंगे। आपकी शानदार तैयारी के लिए हमने कुल 700 प्लस एमसीक्यूज की एक पूरी सीरीज तैयार की है। यह उसी सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1 से 3 तक में हम 150 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What is the short position limit for non-liquid eligible government securities? Option A. 1% of the total bonds or 250 crore rupees, whichever is higher. Option B. 2% of the total bonds or 500 crore rupees, whichever is higher. Option C. 3% of the total bonds or 750 crore rupees, whichever is higher. Option D. 5% of the total bonds or 1250 crore rupees, whichever is higher. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कुल बॉन्ड्स का 1% या 250 करोड़ रुपए। इन दोनों में से जो भी वैल्यू अधिक होगी वही लागू होगी। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट डायरेक्शंस में शॉर्ट सेलिंग के लिए यह नियम बताया गया है। इसका असल कारण यह है कि नॉन लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए एक स्ट्रिक्ट मैक्सिमम सीलिंग बनाई गई है। हैरानी की बात है कि लिक्विड बॉन्ड्स के लिए यह लिमिट 500 करोड़ रुपए तक अलाउड है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए इस सवाल पर नजर डालते हैं। What is the maximum bidding limit for scheduled commercial banks and standalone primary dealers during government securities auctions? Option A. Up to 10% of the notified amount. Option B. Up to 15% of the notified amount. Option C. Up to 25% of the notified amount. Option D. Up to 50% of the notified amount. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी नोटिफाइड अमाउंट का 25% तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑक्शंस के ड्राफ्ट डायरेक्शंस के तहत शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स को 25% तक बिडिंग करने की अनुमति है। हाल ही में यह हायर लिमिट इसलिए तय की गई है ताकि बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स को दूसरे मार्केट इन्वेस्टर्स के मुकाबले प्रायोरिटी दी जा सके। इसका असल कारण यह है कि इससे ऑक्शन में बेहतर प्राइस डिस्कवरी और लिक्विडिटी सुनिश्चित होती है। आइए अब अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए इस विषय को भी समझते हैं। What is the maximum bidding limit for other eligible participants, that is, participants excluding scheduled commercial banks and primary dealers during government securities auctions? Option A. Up to 5% of the notified amount. Option B. Up to 10% of the notified amount. Option C. Up to 20% of the notified amount. Option D. Up to 25% of the notified amount. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी नोटिफाइड अमाउंट का 10% तक। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑक्शंस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार अदर एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स केवल 10% तक की बिड कर सकते हैं। याद रखने वाली बात है, इस ग्रुप में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स शामिल नहीं होते हैं। इसका असल कारण यह है कि सेकेंडरी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एक स्ट्रिक्टली छोटा लिमिट टियर बनाया जा सके, जिससे ऑक्शन प्रोसेस में बैलेंस बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं।
Which financial instruments are explicitly excluded from short selling under the RBI draft directions on short positions in the bond market? Option A. Long-term central government dated securities. Option B. Government of India floating rate bonds. Option C. Treasury bills. Option D. Central government zero coupon bonds. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ट्रेजरी बिल्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार बॉन्ड मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को शॉर्ट सेल करने की अनुमति है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटीज, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दें, ट्रेजरी बिल्स को इससे स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड किया गया है। इसका असल कारण यह है कि ये शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट टूल्स हैं और ट्रेडर्स को इन बिल्स का इस्तेमाल उन स्ट्रैटेजीज के लिए करने की अनुमति नहीं है जहां वे कम कीमत पर सिक्योरिटीज को वापस खरीदने की उम्मीद करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As of early 2026, how many Layer 1 mule accounts has the Indian Cybercrime Coordination Center, I4C, officially flagged operating within the Indian banking system? Option A. 1.47 million. Option B. 2.47 million. Option C. 3.47 million. Option D. 4.47 million. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 2.47 मिलियन। अर्ली 2026 तक इंडिया के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे I4C भी कहते हैं, ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम में 2.47 मिलियन से अधिक लेयर 1 म्यूल अकाउंट्स को आधिकारिक तौर पर फ्लैग किया है। जरा सोचिए, ये अकाउंट्स इल्लीगल पैसों के लिए पहले एंट्री पॉइंट की तरह काम करते हैं। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम नेटवर्क्स को रोकने के लिए एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी लॉन्च की गई है, जहां यह डेटा शेयर किया जाता है। क्रिमिनल्स चोरी किए गए पैसों को छोटे अमाउंट्स में तोड़कर अन्य बैंक नेटवर्क्स में भेजने के लिए इन्हीं अकाउंट्स का सहारा लेते हैं। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नॉन लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की शॉर्ट पोजीशन लिमिट 250 करोड़ रुपए है। बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स ऑक्शन में 25% तक बिडिंग कर सकते हैं। अदर एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स की बिडिंग लिमिट सिर्फ 10% तक तय की गई है। नए नियमों के तहत ट्रेजरी बिल्स को शॉर्ट सेलिंग से एक्सक्लूड किया गया है। I4C ने 2.47 मिलियन म्यूल अकाउंट्स फ्लैग किए हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Under the Reserve Bank of India, RBI, anti-money laundering guidelines, what types of individuals most frequently open or operate mule accounts while acting as smurfers? Option A. Registered corporate agents who manage escrow money for international trading firms. Option B. Financially vulnerable individuals who are lured, deceived, or coerced by criminal networks. Option C. Licensed banking correspondents who process bulk payments for rural microfinance groups. Option D. Certified wealth managers who restructure private assets for high net worth investors. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी फाइनेंशियली वल्नरेबल इंडिविजुअल्स जिन्हें क्रिमिनल नेटवर्क्स फंसाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार म्यूल अकाउंट्स वे बैंक खाते हैं
जिनका इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों से कमाए गए पैसे को मंगाने या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। ध्यान दें, क्रिमिनल नेटवर्क्स अक्सर ऐसे लोगों को फंसाते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं। ये लोग स्मर्फर्स की तरह काम करते हैं और इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह पैसा किसी अपराध से आया है। हाल ही में यह बात सामने आई है कि ये स्मर्फर्स हर ट्रांजैक्शन को जानबूझकर 10 लाख रुपए की लिमिट या पैन कार्ड की लिमिट से नीचे रखते हैं, ताकि बैंक के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम्स इन्हें आसानी से पकड़ न सकें। अगले सवाल में हम एक और महत्वपूर्ण नियम पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। According to the Indian Banks Association, EBA, Transaction Monitoring Framework, what quantifiable anomalies identify suspected mule accounts? Option A. Low transaction volumes, a narrow number of counterparties, and steady baseline account activity. Option B. Scheduled monthly transfers, a permanently fixed number of counterparties, and predictable seasonal account activity. Option C. Frequent transactions, an unusually high number of counterparties, and sudden spikes in account activity. Option D. Zero digital payments, a completely absent number of counterparties, and dormant long-term account activity. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस, काउंटर पार्टीज की एक बहुत बड़ी संख्या और अकाउंट एक्टिविटी में सडन स्पाइक्स का होना। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन सस्पेक्टेड म्यूल अकाउंट्स की पहचान इन्हीं सडन स्पाइक्स और लगातार होने वाले ट्रांजैक्शंस के जरिए करता है। इसका असल कारण यह है कि अपराधी इन तेज ट्रांजैक्शन पैटर्न्स का इस्तेमाल चोरी किए गए पैसे को तेजी से कई जगहों पर भेजने के लिए करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अलर्ट्स द्वारा उनके पैसे को फ्रीज किए जाने से पहले ही उनका काम हो जाए। हाल ही में इसके लिए प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल भी शुरू किया गया है, ताकि इन एनोमलीज को तुरंत पकड़ा जा सके। चलिए अब बैंकिंग तकनीक से जुड़े अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As of mid-2026, the Mule Hunter AI machine learning platform is fully operational across how many major Indian banks? Option A. 16 major Indian banks. Option B. 26 major Indian banks. Option C. 36 major Indian banks. Option D. 62 major Indian banks. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 26 मेजर इंडियन बैंक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूल हंटर आई नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम बनाया है। यह सिस्टम पैसे के लेनदेन को ट्रैक करके सस्पेक्टेड म्यूल अकाउंट्स के नेटवर्क्स को खोजने में मदद करता है। ध्यान दें, मिड 2026 तक यह सिस्टम इंडिया के 26 मेजर इंडियन बैंक्स में पूरी तरह से एक्टिव रूप से काम कर रहा है। यह सिस्टम खराब खातों के समूहों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने से पहले ही फ्लैग कर देता है। हैरानी की बात है, इस म्यूल हंटर आई को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने डेवलप किया है और इसने म्यूल अकाउंट बिहेवियर के 19 पैटर्न्स को सटीकता से स्टडी किया है। अगले सवाल में हम एक और नए इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Which two banks spearheaded the real-time transaction risk scoring system enforced by the Indian Digital Payment Intelligence Corporation, IDPI? Option A. Punjab National Bank and Canara Bank. Option B. SBI and Bank of Baroda. Option C. HDFC and ICICI. Option D. Axis Bank and Union Bank of India. सही जवाब है ऑप्शन बी,
यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन हर एक डिजिटल मनी ट्रांसफर के खतरे का स्तर जांचने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। यह हर ट्रांसफर को उसी समय लो रिस्क, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क के रूप में लेबल कर देता है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सिस्टम की निगरानी करता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा लीड कर रहे हैं। यह सिस्टम ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है ताकि क्रिमिनल ग्रुप्स द्वारा चलाए जा रहे इलीगल पैसे के मूवमेंट की गहरी परतों का खुलासा हो सके। हाल ही में इस कॉरपोरेशन को 500 करोड़ रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ स्थापित किया गया है। चलिए अब डेटाबेस सिक्योरिटी से जुड़े सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Which centralized database did the Indian Cybercrime Coordination Center (I4C) launch to securely share mule account intelligence with participating financial institutions? Option A. Unified Fraudster Database. Option B. Centralized Suspect Registry. Option C. Integrated Threat Index. Option D. National Defaulter Ledger. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सेंट्रलाइज्ड सस्पेक्ट रजिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइबर क्राइम डेटाबेस फ्रेमवर्क के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक सेंट्रलाइज्ड सस्पेक्ट रजिस्ट्री लॉन्च की है। यह रजिस्ट्री म्यूल अकाउंट्स और संदिग्ध लोगों की जानकारी सीधे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के साथ सुरक्षित रूप से शेयर करती है। बैंक इस डेटा फीड का इस्तेमाल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इससे वे उन लोगों से जुड़े मनी ट्रांसफर को तुरंत रोक और कैंसल कर सकते हैं जिन्हें पहले ही बैड एक्टर्स के रूप में मार्क किया जा चुका है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इस रजिस्ट्री ने अब तक 24 लाख म्यूल अकाउंट्स को ब्लॉक किया है और लगभग 4,631 करोड़ रुपए का फ्रॉड होने से बचाया है। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार कमजोर लोगों को म्यूल अकाउंट्स चलाने के लिए फंसाया जाता है। म्यूल अकाउंट्स की पहचान लगातार होने वाले ट्रांजैक्शंस और सडन स्पाइक्स से की जाती है। म्यूल हंटर एआई सिस्टम अब 26 मेजर इंडियन बैंक्स में पूरी तरह एक्टिव है। स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस रिस्क स्कोरिंग सिस्टम की शुरुआत की है। इंडियन साइबर क्राइम सेंटर ने म्यूल अकाउंट्स के लिए एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री लॉन्च की है। चलिए इस सवाल पर ध्यान देते हैं। What type of account structure is permitted for a foreign currency non-resident bank (FCNR) B account under the Reserve Bank of India (RBI) guidelines? Option A. Fixed deposits. Option B. Savings accounts. Option C. Current accounts. Option D. Recurring deposits. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। ध्यान दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट केवल टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में ही खोले जा सकते हैं। इसमें सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट खोलने का कोई विकल्प नहीं होता है। हाल ही में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर 2026 तक एक विशेष यूएसडी रूपी स्वैप सुविधा भी शुरू की है, जिससे बैंक इन डिपॉजिट्स पर बेहतर ब्याज दे सकें। अगले सवाल में हम इस विषय की गहराई में जाएंगे। आइए बैंकिंग नियमों से जुड़ा यह सवाल देखते हैं। How many major global foreign currencies are commonly accepted for maintaining a foreign currency non-resident bank (FCNR) B deposit account? Option A. 6 currencies.
Option B, 8 currencies. Option C, 10 currencies. Option D, 12 currencies. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 8 करेंसी। रिजर्व बैंक के अनुसार यह अकाउंट 8 प्रमुख विदेशी करेंसियों में खोला जा सकता है। इनमें शामिल हैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, सिंगापुर डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, हांगकांग डॉलर और जापानी येन। इसका असल कारण यह है कि इन विदेशी करेंसियों में पैसा रखने से रूपी डेप्रिसिएशन या रुपए की कीमत घटने का कोई जोखिम नहीं रहता और आपका निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है। चलिए इस चर्चा को अगले सवाल के साथ आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस महत्वपूर्ण सवाल को समझते हैं। What is the minimum tenure allowable for opening a foreign currency non-resident bank FCNR B fixed deposit? Option A, 6 months. Option B, 1 year. Option C, 3 years. Option D, 5 years. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1 साल। बैंकिंग नियमों के तहत FCNRB फिक्स्ड डिपॉजिट की न्यूनतम अवधि कम से कम 1 साल होनी चाहिए। ध्यान दें, 1 साल से कम की मैच्योरिटी अवधि की अनुमति बिल्कुल नहीं है, ताकि विदेशी पैसे का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी के लिए न हो सके। हाल ही के नियमों के अनुसार, अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालते हैं, तो आपको इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और विशेष स्कीम में तो 1 साल का लॉक इन पीरियड भी लागू होता है। अगले सवाल में हम इस नियम का दूसरा पहलू देखेंगे। आइए डिपॉजिट लिमिट से जुड़े इस सवाल को देखते हैं। What is the maximum maturity term permitted for a foreign currency non-resident bank FCNR B fixed deposit within the Indian banking system? Option A, 3 years. Option B, 5 years. Option C, 7 years. Option D, 10 years. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 5 साल। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में FCNRB फिक्स्ड डिपॉजिट को अधिकतम 5 साल तक के लिए ही खोला या रिन्यू किया जा सकता है। यह 5 साल की लिमिट रिजर्व बैंक के रेगुलेटरी नियमों द्वारा तय की गई है। हैरानी की बात है, हाल ही में FCNR डिपॉजिट्स में भारी गिरावट आई थी, जिसके बाद विदेशी फंड्स को लंबे समय तक रोके रखने के लिए रिजर्व बैंक ने 3 से 5 साल की अवधि वाले डिपॉजिट्स पर विशेष बेहतर ब्याज दरें देने की छूट दी है। चलिए अब डिपॉजिट से जुड़े एक और अहम सवाल पर बात करते हैं। चलिए अब इस सवाल का विश्लेषण करते हैं। Under the foreign exchange rules, what is the repatriation status of both the principal and interest in a foreign currency non-resident bank FCNR B account? Option A, both the principal and interest are fully and freely repatriable without any restrictions or specific permission. Option B, only the principal is freely repatriable, while the interest requires regulatory approval. Option C, only the interest is freely repatriable, while the principal is subject to quantitative limits. Option D, neither the principal nor the interest is repatriable outside India. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पूरी तरह से रिपेट्रिएबल। FCNRB अकाउंट में जमा किया गया मूलधन और उस पर कमाया गया ब्याज दोनों बिना किसी रोक टोक के विदेश भेजे जा सकते हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक से कोई विशेष अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि
भारत में इस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, जिससे नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए यह एक बेहद आकर्षक और सुरक्षित निवेश बन जाता है। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। FCNRB अकाउंट केवल फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में ही खोले जा सकते हैं। यह अकाउंट रुपए को छोड़कर केवल 8 प्रमुख विदेशी करेंसियों में मेंटेन किया जा सकता है। FCNRB फिक्स्ड डिपॉजिट की न्यूनतम मैच्योरिटी अवधि 1 साल होना अनिवार्य है। बैंकिंग सिस्टम के तहत इस डिपॉजिट को अधिकतम 5 साल के लिए ही खोला जा सकता है। इस अकाउंट का मूलधन और ब्याज बिना किसी प्रतिबंध के पूरी तरह से रिपेट्रिएबल होता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। How is the interest income earned on a foreign currency non-resident bank FCNR-B account treated under the domestic tax laws of India? Option A. It is fully exempt from both income tax and wealth tax in India. Option B. It is subject to a flat tax rate based on the current financial year. Option C. It is taxed according to the individual income tax slab rate of the account holder. Option D. It is partially exempt up to a specific limit set by the central government. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी इंडिया में इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स से पूरी तरह छूट। याद रखने वाली बात है कि FCNRB बैंक अकाउंट से कमाए गए इंटरेस्ट पर कोई भारतीय टैक्स नहीं लगता। हाल ही में रिजर्व बैंक ने इस पर ब्याज दरों की सीमा हटा दी है, जिससे इसमें और भी फायदा है। ध्यान दें, यह 100% टैक्स ब्रेक केवल भारत के अंदर लागू होता है, भले ही अकाउंट होल्डर की इनकम कुछ भी हो, लेकिन उनके निवास वाले देश में यह टैक्सेबल हो सकता है। अगले सवाल में हम एक और अहम नियम पर चर्चा करेंगे। आइए इस सवाल पर नजर डालें। When will the new regulatory framework governing the locking of financed mobile phones take effect? Option A. February 2026. Option B. May 2026. Option C. October 2026. Option D. July 2026. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अक्टूबर 2026। हैरानी की बात है कि कई लोग लोन पर लिए गए मोबाइल फोन का पेमेंट नहीं कर पाते, जिसके लिए रिजर्व बैंक ने नए सुरक्षा नियम बनाए हैं। इसका असल कारण यह है कि बैंक अब सीधा फोन लॉक नहीं कर सकते, उन्हें एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। पहला ड्राफ्ट फरवरी 2026 में और दूसरा मई 2026 में आया था। ध्यान दें, पहले इसे जुलाई 2026 में लागू होना था, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। अगले सवाल में हम इस विषय के बारे में और जानेंगे। चलिए अब इस सवाल को समझते हैं। Which device capability must remain fully active when a lender initiates a lock on a financed mobile phone? Option A. Outgoing messaging services. Option B. Incoming voice calls. Option C. Video conferencing applications. Option D. Peer-to-peer payment systems. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी इनकमिंग वॉइस कॉल्स। याद रखने वाली बात है कि रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार लेंडर्स लोन का पेमेंट न होने पर फाइनेंस की गई डिवाइस को लॉक कर सकते हैं, लेकिन वे पर्सनल डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। इसका असल कारण यह है कि ग्राहकों की सुरक्षा जरूरी है, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन और इमरजेंसी अलर्ट्स हमेशा चालू रहने चाहिए। ध्यान दें,
लेंडर्स को इन सभी जरूरी सर्विसेज को हर हाल में चालू रखना ही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। How many days of default must a lender wait before initiating a device lock on a financed mobile phone? Option A. 60 days. Option B. 30 days. Option C. 120 days. Option D. 90 days. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 90 दिन। जरा सोचिए, लोग बैंक लोन लेकर मोबाइल फोन खरीदते हैं और पेमेंट न करने पर लेंडर्स उन्हें सॉफ्टवेयर से लॉक कर सकते हैं। हाल ही में आए रिजर्व बैंक के नियमों के तहत लेंडर्स को डिवाइस लॉक करने से पहले 90 दिन तक इंतजार करना होगा। ध्यान दें, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ग्राहकों को पेमेंट करने का पर्याप्त समय मिल सके और बैंक मनमाने तरीके से तुरंत फोन बंद न कर सकें। अगले सवाल में हम इसी नियम की और डिटेल देखेंगे। चलिए इस सवाल पर ध्यान देते हैं। After how many days of loan default can a financial institution issue the initial 21-day warning notice to a borrower? Option A. 60 days. Option B. 90 days. Option C. 30 days. Option D. 45 days. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 60 दिन। रिजर्व बैंक ने डिवाइस लॉक करने से पहले एक स्टेप बाय स्टेप नोटिस प्रोसेस बनाया है। याद रखने वाली बात है कि 60 दिन के डिफॉल्ट के बाद 21 दिन का पहला वार्निंग नोटिस दिया जाता है। हैरानी की बात है कि अगर लोन चुका दिया जाए तो बैंक को 1 घंटे में फोन अनलॉक करना होगा, वरना 250 रुपए प्रति घंटे का जुर्माना देना होगा। इसके बाद फाइनल नोटिस 7 दिन का होता है और फिर 90 दिन पूरे होने पर फोन लॉक होता है। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। FCNRB अकाउंट पर कमाया गया ब्याज इंडिया में पूरी तरह से टैक्स फ्री है। मोबाइल फोन लॉक करने के नए रिजर्व बैंक नियम अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। लोन डिफॉल्ट के कारण फोन लॉक होने पर भी इनकमिंग कॉल्स चालू रहनी चाहिए। लेंडर्स को फाइनेंस किए गए फोन को लॉक करने से पहले 90 दिन इंतजार करना होगा। 60 दिन के डिफॉल्ट के बाद 21 दिन का पहला वार्निंग नोटिस दिया जा सकता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। How long is the mandatory final notice period that a lender must provide immediately before locking a financed device? Option A. 14 days. Option B. 7 days. Option C. 21 days. Option D. 3 days. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 7 दिन। ध्यान दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंस किए गए मोबाइल फोन्स को लॉक करने से पहले 7 दिन का फाइनल नोटिस अनिवार्य कर दिया है। इसका असल कारण यह है कि मई 2026 के नए ड्राफ्ट नियमों के तहत ग्राहकों को रिकवरी एजेंटों की मनमानी से बचाना है। जब लोन डिफॉल्ट 60 दिन का हो जाता है तो पहले 21 दिन का नोटिस दिया जाता है और फिर यह 7 दिन का फाइनल नोटिस मिलता है। यानी कुल मिलाकर 90 दिन के डिफॉल्ट के बिना फोन लॉक नहीं किया जा सकता। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं।
Within what time frame must a financial institution unlock a restricted mobile phone after the borrower pays the overdue amount? Option A. 24 hours. Option B. 12 hours. Option C. 1 hour. Option D. 48 hours. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1 घंटा। याद रखने वाली बात है, अगर कोई ग्राहक अपनी पेंडिंग लोन ईएमआई चुका देता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार बैंक को 1 घंटे के भीतर लॉक किए गए मोबाइल फोन को अनलॉक करना होगा। हाल ही में आई गाइडलाइंस से यह तय हुआ है कि बैंकों को फोन के जरूरी फीचर्स जैसे कॉल और इंटरनेट तुरंत शुरू करने होंगे। अगर बैंक इसमें देरी करता है, तो उसे भारी हर्जाना देना होगा और ग्राहक को लोन प्रीपेमेंट का अधिकार हमेशा मिलता है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What is the hourly financial penalty that a bank must pay for failing to unlock a device within the mandated time frame? Option A. 500 rupees. Option B. 100 rupees. Option C. 1000 rupees. Option D. 250 rupees. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 250 रुपए। हैरानी की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के हक में एक बहुत कड़ा नियम बनाया है, जिसमें बकाया चुकाने के 1 घंटे बाद भी फोन अनलॉक न होने पर बैंक को हर घंटे 250 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। इसका असल कारण यह है कि नए नियमों के तहत बिना कॉन्ट्रैक्ट में लिखे बैंक फोन लॉक करने वाली कोई भी रिकवरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिससे ग्राहकों का अधिकार और ज्यादा सुरक्षित हो गया है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Which debt recovery tactic is prohibited by the regulatory framework governing financed mobile phones? Option A. Social media shamming. Option B. Sending automated text reminders. Option C. Mailing physical default notices. Option D. Initiating legal recovery proceedings. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सोशल मीडिया शेमिंग। ध्यान दे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सख्त निर्देश दिए हैं कि लोन रिकवरी के लिए सोशल मीडिया शेमिंग पूरी तरह से बैन है। हाल ही में मई 2026 के नए ड्राफ्ट नियमों में फोन के डेटा तक पहुंच को भी बैन किया गया है, ताकि ग्राहकों की निजता भंग न हो। रिकवरी के नाम पर देर रात फोन करना या ग्राहकों की पर्सनल जानकारी ऑनलाइन डालना अब एक दंडनीय अपराध है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What type of financial product permits a lender to execute a device lock under the regulatory framework? Option A. General personal loans. Option B. Direct device financing loans. Option C. Unsecured credit cards. Option D. Overdraft facility accounts. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी डायरेक्ट डिवाइस फाइनेंसिंग लोन्स। याद रखने वाली बात है, डिवाइस लॉक करने का अधिकार सिर्फ तभी मिलता है जब लोन विशेष रूप से उस डिवाइस के लिए लिया गया हो। इसका असल कारण यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि जनरल पर्सनल लोन्स में इस तरह की ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। नया नियम अक्टूबर 2026 से लागू होगा, जिसमें बिना अनुमति फोन लॉक करना मुमकिन नहीं होगा। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
रिजर्व बैंक ने डिवाइस लॉक करने से पहले 7 दिन का नोटिस अनिवार्य किया है। बकाया चुकाने के 1 घंटे के भीतर बैंक को फोन अनलॉक करना होगा। फोन अनलॉक करने में देरी पर 250 रुपए प्रति घंटे की पेनल्टी लगेगी। लोन रिकवरी के लिए सोशल मीडिया शेमिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। डिवाइस लॉक करने के नियम केवल डायरेक्ट डिवाइस फाइनेंसिंग लोन्स पर लागू होते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। If a borrower repays their overdue mobile phone loan and the bank delays the mandatory device unlock by 3 hours past the regulatory cap, what is the total financial penalty owed? Option A, 750 rupees. Option B, 250 rupees. Option C, 500 rupees. Option D, 1000 rupees. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 750 रुपए। ध्यान दें, अगर कोई कस्टमर अपना ओवरड्यू मोबाइल फोन लोन चुका देता है, तो बैंक को 1 घंटे के अंदर उस डिवाइस को अनलॉक करना होता है। अगर बैंक इसमें देरी करता है, तो उसे हर घंटे के लिए 250 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। इसलिए 3 घंटे की देरी का मतलब है कुल 750 रुपए। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के अनुसार लॉक के दौरान भी इनकमिंग कॉल्स और एसओएस सर्विसेज चालू रहनी चाहिए। अगले सवाल में हम एक और जरूरी नियम देखेंगे। अब इस सवाल पर ध्यान देते हैं। How much money can the Reserve Bank of India, RBI, Ombudsman award to cover a customer's mental agony and harassment? Option A, 1 lakh rupees. Option B, 2 lakhs rupees. Option C, 3 lakhs rupees. Option D, 5 lakhs rupees. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 3 लाख रुपए। याद रखने वाली बात है, कस्टमर को हुए मेंटल हैरासमेंट के लिए आरबीआई ओम्बड्समैन अधिकतम 3 लाख रुपए तक का हर्जाना दिला सकता है। हाल ही में आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 के तहत फाइनेंशियल लॉस के लिए कुल हर्जाने की लिमिट 30 लाख रुपए तक तय की गई है। इसका असल कारण यह है कि कस्टमर्स को खराब बैंकिंग सर्विसेज के खिलाफ तेज और सही न्याय मिल सके। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए इस सवाल को समझते हैं। How much money must a bank pay as a penalty if its automated teller machine, ATM, runs completely out of cash for more than 10 hours in a single month? Option A, 5,000 rupees per ATM. Option B, 10,000 rupees per ATM. Option C, 15,000 rupees per ATM. Option D, 20,000 rupees per ATM. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 10,000 रुपए प्रति एटीएम। ध्यान दें, अगर किसी बैंक का ऑटोमेटेड टेलर मशीन 1 महीने में कुल 10 घंटे से ज्यादा कैश के बिना रहता है, तो बैंक पर 10,000 रुपए का फाइन लगता है। इसका असल कारण यह है कि पब्लिक को हर समय कैश मिल सके और उन्हें कोई परेशानी ना हो। हाल ही में इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए बैंकों को हर महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसमें एटीएम के डाउन टाइम का पूरा रिकॉर्ड होता है। अगले सवाल में हम एटीएम से जुड़े नियम जानेंगे। चलिए इस जरूरी सवाल को देखते हैं। How many free monthly automated teller machine, ATM, transactions are customers allowed to make when using machines located in metropolitan areas? Option A,
3 free transactions. Option B. 5 free transactions. Option C. 7 free transactions. Option D. 10 free transactions. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 3 फ्री ट्रांजैक्शन। याद रखने वाली बात है, अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको महीने में केवल 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। वहीं नॉन मेट्रो शहरों में यह लिमिट 5 ट्रांजैक्शन की होती है। हाल ही में बैंकिंग नियमों के अनुसार यह भी साफ किया गया है कि कस्टमर्स को उनके खुद के बैंक के एटीएम पर हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन अलग से मिलते हैं, चाहे वह किसी भी शहर में हो। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल का विश्लेषण करते हैं। What is the maximum fee a bank can charge a customer for a single automated teller machine (ATM) withdrawal after they exceed their free monthly limit? Option A. 15 rupees per transaction. Option B. 20 rupees per transaction. Option C. 21 rupees per transaction. Option D. 23 rupees per transaction. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन। ध्यान दें, जब कस्टमर अपनी फ्री मंथली लिमिट क्रॉस कर लेता है, तो बैंक हर एक्स्ट्रा एटीएम विड्रॉल पर अधिकतम 23 रुपए चार्ज कर सकता है। हैरानी की बात है कि मई 2025 से पहले यह लिमिट 21 रुपए थी, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाकर 23 रुपए कर दिया है। इसका असल कारण यह है कि बैंकों का ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गया है और अब यह नया चार्ज कैश रिसाइकलर मशीन्स पर भी लागू होता है। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 3 घंटे अनलॉक देरी पर कुल 750 रुपए का फाइन लगता है। मेंटल हैरासमेंट के लिए आरबीआई ओम्बड्समैन अधिकतम 3 लाख रुपए हर्जाना देता है। 10 घंटे एटीएम खाली रहने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है। मेट्रो शहरों में कस्टमर्स को हर महीने 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। फ्री लिमिट के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 23 रुपए चार्ज लगता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What is the maximum compensation amount the Reserve Bank of India (RBI) Ombudsman can award to a customer for severe banking service deficiencies? Option A. 30 lakhs rupees. Option B. 50 lakhs rupees. Option C. 10 lakhs rupees. Option D. 20 lakhs rupees. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 30 लाख रुपए। ध्यान दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आरबीआई ओम्बड्समैन कस्टमर्स को खराब सर्विसेज के लिए अधिकतम 30 लाख रुपए तक का हर्जाना दिला सकता है। इसमें से 3 लाख रुपए की एक अलग सबलिमिट होती है, जो कस्टमर को हुए मेंटल हैरासमेंट के लिए दी जाती है। हाल ही में इस इंटीग्रेटेड स्कीम के तहत पूरे भारत से शिकायतें लेने के लिए चंडीगढ़ में एक सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर भी बनाया गया है। अगले सवाल में हम एक और जरूरी नियम देखेंगे। अब इस सवाल पर ध्यान देते हैं। What is the mandated timeline for a bank to automatically reverse a failed automated teller machine (ATM) transaction before daily penalties apply? Option A. T plus 3 calendar days. Option B. T plus 7 working days. Option C. T plus 5 calendar days. Option D. T plus 10 working days.
सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी T+5 कैलेंडर डेज। याद रखने वाली बात है, अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं और फेल ट्रांजैक्शन हो, तो बैंक को 5 कैलेंडर दिनों के अंदर वह पैसा वापस करना होता है। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, तो 5वें दिन के बाद हर दिन 100 रुपए का जुर्माना लगता है। इसका असल कारण यह है कि कस्टमर्स को परेशान ना होना पड़े, और एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि शिकायत दर्ज करते समय सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज या ट्रांजैक्शन स्लिप जरूर सुरक्षित रखें। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए इस सवाल को समझते हैं। Who leads the Quantum Secure and Adaptive Financial Ecosystem (QSAFE) committee created by the Reserve Bank of India (RBI)? Option A. Dr. Raghuram Rajan from the Indian Institute of Management. Option B. Dr. Viral Acharya from the Institute for Development and Research in Banking Technology. Option C. Dr. Urjit Patel from the National Institute of Bank Management. Option D. Dr. Anil Prabhakar from the Indian Institute of Technology. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी डॉ अनिल प्रभाकर। ध्यान दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए एक 8 सदस्यों वाली क्यूसेफ कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष डॉ अनिल प्रभाकर हैं। इस कमेटी का काम क्वांटम कंप्यूटिंग वाले एडवांस्ड हैकर्स से भारतीय बैंकिंग को बचाना है। हाल ही में यह कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक क्रिप्टोग्राफी बिल ऑफ मटेरियल्स तैयार कर रही है, ताकि भविष्य के साइबर खतरों से निपटा जा सके। अगले सवाल में हम एक दिलचस्प आंकड़ा जानेंगे। चलिए इस जरूरी सवाल को देखते हैं। What was the total amount of the final dividend transferred by the Reserve Bank of India for the 2025 to 2026 financial year? Option A. 2.69 lakh rupees crore. Option B. 2.87 lakh rupees crore. Option C. 2.78 lakh rupees crore. Option D. 2.96 lakh rupees crore. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 2.87 लाख करोड़ रुपए। हैरानी की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025-26 के लिए सरकार को अब तक का सबसे बड़ा फाइनल डिविडेंड दिया है, जो 2.87 लाख करोड़ रुपए है। इससे पहले वाले साल में यह आंकड़ा 2.69 लाख करोड़ रुपए था। हाल ही में यह ऐतिहासिक फैसला गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल का विश्लेषण करते हैं। What percentage did the Reserve Bank of India lower its contingent risk buffer to? Option A. 7.5%. Option B. 5.5%. Option C. 4.5%. Option D. 6.5%. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 6.5%। याद रखने वाली बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कंटिजेंट रिस्क बफर को घटाकर 6.5% कर दिया है, जो पहले 7.5% था। इस बफर को कम करने की वजह से ही सरकार को ज्यादा डिविडेंड पेमेंट देना संभव हो पाया है। हैरानी की बात है, बफर का प्रतिशत कम होने के बावजूद रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट 20.6% तक बढ़ने के कारण असली प्रोविजन अमाउंट पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आरबीआई ओम्बड्समैन खराब सर्विस के लिए अधिकतम 30 लाख रुपए दे सकता है।
T+5 दिन बाद फेल ट्रांजैक्शन पर 100 रुपये रोजाना फाइन लगता है। डॉ अनिल प्रभाकर क्वांटम कंप्यूटिंग के खतरों से निपटने वाली कमेटी के अध्यक्ष हैं। रिजर्व बैंक ने सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया। रिजर्व बैंक ने अपना कंटिंजेंट रिस्क बफर घटाकर 6.5% कर दिया है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What is the legally permissible range for the contingent risk buffer established by the Reserve Bank of India board last year? Option A 4.5 to 7.5%. Option B 5.5 to 6.5%. Option C 4.5 to 6.5%. Option D 5.5 to 7.5%. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 4.5 से 7.5%। याद रखने वाली बात है, पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने कंटिंजेंट रिस्क बफर की लिमिट को बढ़ाकर 4.5 से 7.5% कर दिया था। इसका असल कारण यह है कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन तेजी से बदल रही है और यह फंड अचानक आने वाले फाइनेंशियल रिस्क को सोखने का काम करता है। ध्यान दें, इससे पहले 2019 में बिमल जालान कमेटी ने इस बफर को 5.5 से 6.5% के बीच रखने की सलाह दी थी, जिसे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत मैनेज किया जाता है। अगले सवाल में हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे। अब इस सवाल पर ध्यान देते हैं। Which committee originally recommended the limits for the contingent risk buffer of the Reserve Bank of India, RBI? Option A Sudarshan Sen Committee. Option B Nayak Committee. Option C Bimal Jalan Committee. Option D Tandon Committee. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी बिमल जालान कमेटी। जरा सोचिए, यह कमेटी 2018 में इसलिए बनाई गई थी क्योंकि सरकार और रिजर्व बैंक के बीच इस बात पर विवाद था कि रिजर्व बैंक को कितनी कैपिटल रखनी चाहिए और कितनी सरकार को देनी चाहिए। ध्यान दें, 2019 में इस कमेटी ने कंटिंजेंट रिस्क बफर को 5.5 से 6.5% के बीच रखने की सलाह दी थी। हालांकि पिछले साल रिजर्व बैंक ने इस लिमिट को बढ़ाकर 4.5 से 7.5% कर दिया। हैरानी की बात है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने इस बफर को घटाकर 6.5% किया ताकि 2025-26 के लिए सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड दिया जा सके। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए इस सवाल को समझते हैं। How many years of inactivity without customer-initiated transactions classify a bank account as dormant? Option A 1 year. Option B 2 years. Option C 3 years. Option D 5 years. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 2 साल। ध्यान दें, अगर किसी बैंक अकाउंट में लगातार 2 साल तक कस्टमर की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो उसे डोरमेंट अकाउंट घोषित कर दिया जाता है। इसका असल कारण यह है कि ऐसे अकाउंट्स में फ्रॉड और गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बैंक तुरंत डेबिट और कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगा देते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके नियमों को और सुरक्षित बनाया है, जिसके तहत इन अकाउंट्स को दोबारा चालू करने के लिए कस्टमर को अपनी फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करानी होती है।
अगले सवाल में हम एक और जरूरी नियम देखेंगे। चलिए इस जरूरी सवाल को देखते हैं। How long must a bank balance remain unoperated to be officially classified as an unclaimed deposit? 2 years or more. Option B. 5 years or more. Option C. 15 years or more. Option D. 10 years or more. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 10 साल या उससे ज्यादा। जरा सोचिए, अगर किसी बैंक अकाउंट या मैच्योर हो चुकी फिक्स्ड डिपॉजिट में 10 साल तक कस्टमर की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट मान लिया जाता है। इसका असल कारण यह है कि बहुत से लोग अकाउंट भूल जाते हैं या क्लेम नहीं करते। हाल ही में रिजर्व बैंक ने ऐसे भूले हुए पैसों का पता लगाने के लिए एक नया उद्गम पोर्टल शुरू किया है। ध्यान दें, इन पैसों को क्लेम करने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। कस्टमर या उनके लीगल वारिस इन्हें कभी भी क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल का विश्लेषण करते हैं। Which RBI managed fund receives money transferred from accounts that are inactive for over 10 years? Option A. Investor Education and Protection Fund (EPF). Option B. Financial Inclusion and Development Fund (FIDF). Option C. Depositor Education and Awareness Fund (DEF). Option D. Deposit Insurance and Credit Guarantee Fund (DICGF). सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी डीएफ। याद रखने वाली बात है, अगर कोई बैंक अकाउंट 10 साल से ज्यादा समय तक इनएक्टिव रहता है, तो उसका सारा पैसा डीएफ यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ध्यान दें, यह फंड 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। इसका असल कारण यह है कि इन भूले हुए पैसों का इस्तेमाल कस्टमर्स को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए किया जा सके। हालांकि कस्टमर या उनके परिवार वाले बैंक जाकर अपना पैसा और उसका ब्याज कभी भी वापस ले सकते हैं। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ने कंटिंजेंट रिस्क बफर की लिमिट को 7.5% तक कर दिया है। बिमल जालान कमेटी ने रिस्क बफर को 5.5 से 6.5% रखने की सलाह दी थी। लगातार 2 साल तक बिना ट्रांजैक्शन वाले बैंक अकाउंट को डोरमेंट घोषित किया जाता है। 10 साल या उससे ज्यादा समय तक बिना इस्तेमाल वाले फंड्स को अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहा जाता है। 10 साल पुराने इनएक्टिव अकाउंट्स का पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जाता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What centralized platform enables users to search for their unclaimed deposits across multiple banks? Option A. Unclaimed Deposits Gateway to Access Information (UDGAM) portal. Option B. Depositor Education and Awareness Fund (DEF) portal. Option C. Investor Education and Protection Fund (EPF) portal. Option D. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICOG) portal. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी उद्गम पोर्टल। ध्यान दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उद्गम पोर्टल बनाया है, जो कस्टमर्स को अलग अलग बैंकों में अपने भूले हुए पैसों को खोजने में मदद करता है। हाल ही में इस प्लेटफॉर्म पर 30 बैंक जुड़े हुए हैं,
जो कुल अनक्लेम्ड डिपॉजिट के 90% हिस्से को कवर करते हैं। याद रखने वाली बात है, इसका पूरा नाम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन है और यह एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। अगले सवाल में हम इसी प्रोसेस का एक और हिस्सा समझेंगे। अब इस सवाल पर ध्यान देते हैं। What secure tracking code helps banks settle claims without exposing private data? Option A. Unique Transaction Reference (UTR). Option B. Permanent Retirement Account Number (PRAN). Option C. Central Know Your Customer (CKYC) number. Option D. Unclaimed Deposit Reference Number (UDRN). सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी यूडीआरएन। याद रखने वाली बात है, यूडीआरएन एक बहुत ही सुरक्षित ट्रैकिंग कोड है जिसे उद्गम पोर्टल पर इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में बैंकों ने इस कोड को अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम के जरिए जनरेट करना शुरू किया है ताकि थर्ड पार्टी से डेटा सुरक्षित रहे। इसका असल कारण यह है कि जब कोई कस्टमर अपने भूले हुए पैसे क्लेम करता है तो बैंक उसकी प्राइवेट डेटा और पूरी अकाउंट डिटेल्स को सुरक्षित रखते हुए इस कोड से ही पूरी प्रोसेस आसानी से पूरी कर सकें। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए इस सवाल को समझते हैं। What type of active financial operation must an account holder perform to keep their account active? Option A. A system-generated interest credit. Option B. A bank-initiated service charge deduction. Option C. A customer-initiated transaction. Option D. An automated minimum balance penalty. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कस्टमर इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन। ध्यान दें, किसी भी बैंक अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए यह जरूरी है कि कस्टमर खुद से कोई फाइनेंशियल ऑपरेशन करे, जैसे कि पैसे जमा करना या निकालना। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि बैंक द्वारा काटे गए चार्जेस या ऑटोमेटिक मिलने वाले इंटरेस्ट क्रेडिट्स को कस्टमर एक्टिविटी नहीं माना जाता। इसका असल कारण यह है कि अगर लगातार 2 साल तक कस्टमर की तरफ से कोई भी मैन्युअल ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो सुरक्षा कारणों से उस अकाउंट को तुरंत डोरमेंट अकाउंट घोषित कर दिया जाता है। अगले सवाल में हम एक और जरूरी नियम देखेंगे। चलिए इस जरूरी सवाल को देखते हैं। Which section of the Banking Regulation Act of 1949 legally mandates the transfer of unclaimed funds? Option A. Section 26A. Option B. Section 24A. Option C. Section 35A. Option D. Section 42A. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सेक्शन 26 से। याद रखने वाली बात है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 26 ए के तहत बैंकों के लिए 10 साल से ज्यादा पुराने अनक्लेम्ड फंड्स को ट्रांसफर करना कानूनी तौर पर जरूरी है। हाल ही में इसी कानून के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डीए फंड की शुरुआत की थी ताकि इन भूले हुए पैसों को सुरक्षित रखा जा सके। इसका असल कारण यह है कि कोई भी बैंक कस्टमर के पैसे को अपने पास दबाकर ना रख सके और उस पैसे का इस्तेमाल कस्टमर्स को जागरूक करने में किया जाए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल का विश्लेषण करते हैं। What is the interest rate payable on claims made to the Depositor Education and Awareness Fund as of 2021? Option A. 4%. Option B.
3%. Option C, 3.5%. Option D, 2.5%. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 3%। ध्यान दें, जब कस्टमर अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट को क्लेम करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डीएएफ फंड से 3% का सिंपल इंटरेस्ट देता है। हाल ही में 11 मई 2021 को जारी एक सर्कुलर के अनुसार यह रेट फिक्स किया गया था, जो पहले 4% हुआ करता था। इसका असल कारण यह है कि कस्टमर के पैसे की वैल्यू पूरी तरह खत्म ना हो जाए और बैंक को भी इस फंड पर एक स्टैंडर्ड रेट से ब्याज चुकाना पड़े। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उद्गम पोर्टल के जरिए कस्टमर्स कई बैंकों में अपने भूले हुए पैसे खोज सकते हैं। यूडीआरएन एक सुरक्षित कोड है जो कस्टमर की प्राइवेसी बनाए रखता है। अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए कस्टमर का खुद ट्रांजैक्शन करना जरूरी है। सेक्शन 26A के तहत अनक्लेम्ड फंड्स को ट्रांसफर करना कानूनी तौर पर जरूरी है। डीएएफ फंड से क्लेम किए गए पैसों पर 3% का ब्याज मिलता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। How long must lenders safely preserve all recorded telephone calls related to debt recovery? Option A, for at least 3 months. Option B, for at least 6 months. Option C, for at least 12 months. Option D, for at least 24 months. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 6 महीने। ध्यान दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार लेंडर्स और रिकवरी एजेंट्स को डेप्ट रिकवरी कॉल्स की सारी रिकॉर्डिंग्स कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखनी होती हैं। इसका असल कारण यह है कि अगर कोई कस्टमर हैरासमेंट की शिकायत करता है, तो इन रिकॉर्डिंग्स को प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अगले सवाल में हम इसी से जुड़ा एक और नियम जानेंगे। अब इस सवाल पर ध्यान देते हैं। What official credential must all debt recovery agents hold to operate legally? Option A, a certification from the Indian Institute of Banking and Finance (IIBF). Option B, a license from the Securities and Exchange Board of India (SEBI). Option C, a clearance from the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDAI). Option D, an authorization from the National Payments Corporation of India (NPCI). सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन। याद रखने वाली बात है, किसी भी व्यक्ति को कानूनी तौर पर डेप्ट रिकवरी एजेंट बनने के लिए आईआईबीएफ से यह सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। हाल ही में बैंकिंग गाइडलाइंस के अनुसार यह साफ किया गया है कि इस सर्टिफिकेट के लिए एजेंट्स को कम से कम 50 से 100 घंटे की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, जिसमें उन्हें कस्टमर के लीगल राइट्स और सही व्यवहार के बारे में सिखाया जाता है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए इस सवाल को समझते हैं। What is the time limit for a bank to return property documents after a loan settlement to avoid facing penalties? Option A, 10 days. Option B, Option C, 30 days. Option D, 45 days.
सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 30 दिन। ध्यान दें, जब कोई कस्टमर अपना पूरा लोन सेटलमेंट कर देता है, तो बैंक को उसके सारे ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अधिकतम 30 दिनों के अंदर वापस करने होते हैं। इसका असल कारण यह है कि पहले बैंक डॉक्यूमेंट्स लौटाने में बहुत देरी करते थे, जिससे कस्टमर्स को भारी परेशानी होती थी। हाल ही में रिजर्व बैंक ने यह भी नियम बनाया है कि कस्टमर अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बैंक ब्रांच से अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकता है। अगले सवाल में हम इस देरी पर लगने वाले जुर्माने के बारे में जानेंगे। चलिए इस जरूरी सवाल को देखते हैं। What daily penalty must a lender pay for delaying the release of property documents after a loan settlement? Option A, 1000 rupees. Option B, 2500 rupees. Option C, 5000 rupees. Option D, 10,000 rupees. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 5,000 रुपए। हैरानी की बात है, अगर कोई बैंक 30 दिन की लिमिट के बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लौटाने में देरी करता है, तो उसे कस्टमर को हर दिन के हिसाब से 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। याद रखने वाली बात है, अगर बैंक ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स घुमा दिए हैं, तो उन्हें डुप्लीकेट कॉपीज बनवाने का पूरा खर्च उठाना होगा, और जब तक नए कागज नहीं मिल जाते, तब तक यह रोजाना का फाइन लगता रहेगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल का विश्लेषण करते हैं। What is the minimum outstanding debt required for a bank to seize collateral without court involvement under the SARFAESI Act? Option A, 10,000 rupees. Option B, 50,000 rupees. Option C, 75,000 rupees. Option D, 1 lakh rupees. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1 लाख रुपए। ध्यान दें, सरफेसी एक्ट के सेक्शन 31 जे के तहत अगर बकाया कर्ज 1 लाख रुपए से कम है, तो बैंक बिना कोर्ट जाए कोलेटरल को ज़ब्त नहीं कर सकता। इसका असल कारण यह है कि यह कानून बड़े नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रिकवरी के लिए बनाया गया है, न कि छोटे अमाउंट्स के लिए कस्टमर्स को परेशान करने के लिए। इसके अलावा बकाया कर्ज कुल प्रिंसिपल का कम से कम 20% भी होना चाहिए। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिकवरी कॉल्स की रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखना जरूरी है। रिकवरी एजेंट्स के लिए 50 से 100 घंटे की ट्रेनिंग और IIBF सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। लोन सेटलमेंट के 30 दिन के अंदर बैंक को प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागज लौटाने होते हैं। 30 दिन बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लौटाने में देरी पर रोजाना 5,000 रुपए फाइन लगता है। सरफेसी एक्ट के तहत एसेट्स जब्त करने के लिए बकाया कर्ज कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ जनवरी से जून 2026 तक की हमारी RBI सर्कुलर्स और बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का पार्ट 4 यहीं एंड होता है। हमने आपके लिए टोटल 700 प्लस MCQs तैयार किए हैं, जिन्हें हम इसी तरह मल्टीपल पार्ट्स में लेकर आएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे इसके अगले पार्ट 5 में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, पार्ट 5 देखना बिल्कुल मिस मत करिएगा।